रिकॉर्डिंग ऑन होती है तो मैं इसको तेज़ी से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, आप लोग भी देख, कभी भला हो जाएगा। सो आज हम पुश डाउन ऑटोमेटा थ्योरी देखने वाले हैं और इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हम देखेंगे। पहले ये कि हमने इससे पहले क्या कुछ देखा है, हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पे बात की थी, रेगुलर एक्सप्रेशन पे बात की थी, रेगुलर लैंग्वेजेस पे बात की थी। तो असल तो रेगुलर लैंग्वेजेस थी और उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी थे और फिर उसका उसी को रिकग्नाइज करने के लिए जो ऑटोमेटा मशीन थी उसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा कहा था। रेगुलर एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फॉर्म थी। सो अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को देखने वाले हैं। अब जो हम चीज़ देखेंगे वो एक और टाइप लैंग्वेजेस की जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इनको देखने वाले हैं। फिर इनके लिए भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसको हम ग्रामर बोलते हैं। सो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखेंगे इसके लिए। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बाद फिर हमारे पास मशीन भी इसके लिए होगी जो इसे रिकग्नाइज करेगी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। ये हम जिस मशीन को देखने वाले हैं उसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। वैसे नाम से भी समझ आता है। बताइए जरा, पुश डाउन की टर्म यानी पुश करना किसी चीज, पुश डाउन की जो ये टर्म है ये किस डाटा स्ट्रक्चर की आपको याद दिलाती है? डाटा स्ट्रक्चर उम्मीद है पढ़ चुके होंगे आप या पढ़ रहे होंगे। नो सर, डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। स्टैक, वेरी गुड फरा, सही कह रही हैं आप, स्टैक की याद है। ये पुश डाउन ऑटोमेटा यानी पुश क्या ऑपरेशन स्टैक में होता है। और स्टैक आपको मालूम है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी रैम है उसमें आप ये जो जितने स्टैटिक वेरिएबल अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं वो सारे बेसिकली स्टैक के ऊपर डिक्लेयर हो रहे होते हैं। सो यहाँ से आप थोड़ा समझ सकेंगे कि इस जो ऑटोमेटा को हम देख रहे हैं इसका मतलब इसमें थोड़ी मेमोरी भी है। और हमारी वो लैंग्वेज जो कि हमने या एक मसलन ये जो लैंग्वेज जनरेट हो रही थी इससे, उस लैंग्वेज को हमने उसके लिए हम एक ऑटोमेटा बना सकेंगे क्योंकि इसमें मेमोरी ज़रा रिक्वायर थी। ओके, मैं यहाँ से आगे चलने से पहले एक डायग्राम भी चाहूँगा कि मैं यहाँ ड्रॉ करके एक और चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को लास्ट टाइम देखा, ये लैंग्वेजेस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थी, यानी सिंपल स्ट्रिंग जिसमें स्ट्रिंग की मैच किया जाता था। उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए जाते थे। रेगुलर एक्सप्रेशन याद रखिए, मैंने जहाँ आपको बार बार कहा कि कंपाइलर के अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग्स को पर्टिकुलरली मैच करना होता है, जबकि ये वैलिड स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज की कि नहीं। मसलन C++ की एक स्ट्रिंग इंट लिखी गई है तो ये क्या वैलिड स्ट्रिंग है, कोई कीवर्ड तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बैकएंड पे कंपाइलर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक और एग्जांपल, जब आप मसलन वेब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो अगर आप इनपुट में एक बॉक्स बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें इनपुट लेनी है आपने और ईमेल एड्रेस लेना है, तो ईमेल एड्रेस जो है वो भी ये वैलिड ईमेल एड्रेस आया है कि नहीं। अब तो खैर बिल्ड इन सारी चीज़ें मिलती हैं कि चेक लग जाए, लेकिन फिर भी वैलिडिटी चेक करने के लिए हमारे पास मसलन उसमें एक दफ़ा ये @ सिंबल होना चाहिए। तो इससे पहले कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है और सिंबल डॉट का आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फ़ाबेट कोई भी आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर वही जो सारी इधर की चीज़ें थी वो यहाँ पर भी रिपीट हो सकती हैं। सो उसके बाद कोई ये आपके पास है, या डॉट के बाद अब कोई कॉम है या जो भी डोमेन होती है उससे रिलेटेड। तो ये इसके लिए भी कि पर्टिकुलर एक ख़ास के वो तमाम स्ट्रिंग जिनमें एक दफ़ा ये आए और शायद आई थिंक डॉट का होगा कि ये डॉट आए एंड से पहले, तो इस तरह की एक ऑटोमेटा लिखा जा सकता है। सॉरी, ऑटोमेटा नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। और वेबसाइट्स के लिए वो बैकएंड पे बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन ही होते हैं जो इस तरह स्ट्रिंग मैचिंग करते हैं कि ये एक वैलिड चीज़ है कि नहीं है। ये एक एग्जांपल मैंने पिछली यानी जो हमने पढ़ा रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड कि रेगुलर एक्सप्रेशन ये नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, इनकी इम्पोर्टेंस है, यकीनन आगे ये कुछ ना कुछ काम भी आते हैं। हाँ, ये कि लिखते कैसे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन,
वो फिर आगे जो आप पढ़ेंगे उसके मुताबिक समझ आ जाएगी। उसके यानी सिंबल डिफरेंट हो सकते हैं, लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। हमने तो अभी जिस तरह देखा वो आपको पता था ये वाला प्लस का ऑपरेशन था, या फिर उसमें कंकैटिनेशन होती थी, या फिर उसमें क्लीन स्टार होता था। तो यही वाले होते हैं तकरीबन, लेकिन बाहर सिंबल डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, सो मैं अभी ये जो बात कर रहा था कि रेगुलर लैंग्वेज, ये बेसिक सबसे बेसिक लैंग्वेज थी। फिर इससे अपर लेवल पे जो एक लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है, हमने पहले सारे सफेयर को, ये जो रेगुलर लैंग्वेज के आउटर है सारा जो कुछ है, इसको हमने एक ही नाम दे दिया था, नॉन रेगुलर। लेकिन आज हम उसको नॉन रेगुलर सिर्फ नहीं कहेंगे, हम एक और ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, आज हमने एक और टर्म जो जैसे कॉइन की है कि लैंग्वेज जो है एक और तरह की होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी होती हैं। सो उसको देखने वाले हैं, और यकीनन उसके अलावा बाद में और भी हैं कुछ हमारे पास लैंग्वेजेस की टाइप्स, जो कि और सबसे बाहर जो है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज है, जिसमें कोई बिल्कुल टोटल फ्रीडम होती है और बहुत एम्बिगुअस होती है वो लैंग्वेज भी। तो हम शायद बाकी तो अभी ना देख पाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके में आज जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा जब डिस्कशन की थी तो सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट लिया था, क्योंकि मशीनें बनाना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने से ज़रा आसान काम था, और मुझे यही उम्मीद थी कि आप आराम से इसे समझ जाएंगे। तो फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा से जब यूज टू हुए तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहाल हमें समझ आ गया। अब मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बात शुरू करूंगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी? कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ। ये मैं CFG की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ कि CFG क्या है। डेफिनेशन लिखने का तरीका हमें मालूम है कि हम क्या बताते हैं कि कलेक्शन ऑफ, ये बेसिकली 3 थिंग्स है। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। अब वो क्या हैं 3 चीज़ें, उन्हें देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, और इन अल्फ़ाबेट का जो सेट है इसको हम नाम देंगे टर्मिनल्स। क्या नाम देंगे इसे हम? टर्मिनल्स। क्यों नाम देंगे टर्मिनल्स, ये सारी बातें भी वजाहत के साथ करते हैं। ठीक है, और बेसिकली चले हम जो स्ट्रिंग्स बनाएंगे वो इन टर्मिनल्स, यानी ये वो सिंबल्स ही हैं बेसिकली, जैसा ए था, बी था, तो हमारी जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो इन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन से बना करेंगी। सो टर्मिनल्स होते हैं, मसलन इस वक्त अगर ये सेट था, इस वक्त ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है ये इस इन टर्मिनल्स की बेस पर जनरेट हुई है। सो इसमें हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल क्या है? बी। क्यों ये टर्म टर्मिनल यूज किया है इसको थोड़ी देर बाद हम समझ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये टर्मिनोलॉजी ज़हन में रखें, और क्यों का जवाब मैं कुछ देर बाद दूंगा, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसे कहा टर्मिनल हमने। ठीक हो गया? तो सेट ऑफ अल्फाबेट में ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं, यानी ये सिंबल जो हैं इनके लिए जब भी मैं टर्मिनल का वर्ड बोलूं तो इसका मतलब यही है। फिर दूसरे नंबर पर दूसरी चीज जो इसमें हमारे पास रिक्वायर होती है वो भी एक सेट ऑफ सिंबल्स है, उसको हम नॉन टर्मिनल कहा करते हैं। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ये भी क्या है? बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स ही है, कि इसमें भी हमारे पास कुछ सिंबल्स हुआ करेंगे। लेकिन अब इनको फर्क करने के लिए ये जो सेट ऑफ सिंबल्स होगा ये मैं कैपिटल लेटर में लिखा करूंगा। फॉर एग्जांपल S लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल A लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। तो ये कैपिटल लेटर्स में जो हम लिख रहे हैं ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है, और ऑब्वियसली ये फाइनाइट है। ये भी हमारे पास टर्मिनल्स जो है ये भी फाइनाइट है। तीसरे नंबर पे जो चीज हमारे पास आएगी उनको हम कहते हैं, ये भी एक फाइनाइट सेट है, बल्कि ये बाद में लिखता हूँ।
इनको हम नाम देते हैं प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस, ठीक हो गया। और ये भी बेसिकली सेट है एक, और फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। सो फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस। अब ये प्रोडक्शन क्या चीज है, ये प्रोडक्शन की कुछ मैं आपको अभी एग्जांपल एग्जैक्ट देता हूँ, लेकिन जनरली प्रोडक्शन जो है ये कोई एक वन नॉन टर्मिनल, मैं नॉन टर्मिनल को छोटा करके एनटी लिख लूं ताकि जब भी अब मैंने कहना हो तो ये आप समझ जाएंगे मैं नॉन टर्मिनल कह रहा हूँ, और टर्मिनल के लिए मैं टी का वर्ड यूज कर लूंगा। ये लिटरेचर में या कहीं उस तरह नहीं, ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए खुद लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार लिखते हुए टाइम ज़ाया करने की बजाय मैं इस तरह से लिख लूंगा। तो ये कन्वेंशन नहीं है, ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, नॉन टर्मिनल ही लिखना है, लेकिन मैं ये अपनी आसानी के लिख रहा हूँ कि एक नॉन टर्मिनल होगा, इस तरह का एरो का साइन होगा, और इस साइड पर हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स होगी, फाइनाइट स्ट्रिंग नहीं, आप पेपर में नहीं लिख सकते, क्योंकि पेपर में शायद अगर डेफिनेशन पूछ ली, वहां लिखना आसान है ना, यहाँ लिखते हुए मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो पेन, इस पेन से लिखना कोई आसान थोड़ी होता है। फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड या और नॉन टर्मिनल्स, फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, और चलो यहां पर मैं ये डाल देता हूं ये सिंबल, और नॉन टर्मिनल्स। सो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से मिलकर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है कि आपके पास एक सेट होना चाहिए जो टर्मिनल्स का है, एक सेट होना चाहिए जो कि नॉन टर्मिनल्स का है, और फिर प्रोडक्शन रूल्स, इनको प्रोडक्शन रूल्स भी बोलते हैं। ये एक फाइनाइट सेट आपके पास होगा प्रोडक्शन रूल्स का। एमसीएस पेपर होना ही नहीं, एमसीएस होना है बस, एमसीक्यूज। अच्छा यार तुम लोग पेपरों को गोली मारो, पढ़ लो बस। अच्छा जी, सो ये इसको मैं वजाहत कर दूं कि यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स मसलन इस तरह से कोई हो सकता है, और नॉन टर्मिनल्स इसका मतलब ये है कि इसके साथ ये मिक्सचर भी हो सकता है और अकेला नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। सो इस सारे की वजाहत मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है वो हमने कुछ उसकी बेसिक चीजें लिखी, और दूसरे नंबर पर याद रखिए कि वो लैंग्वेज जो कि जनरेट होगी सीएफजी से, लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी, किसी सीएफजी से जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसको फिर क्या नाम देंगे हम, बताएं। हाँ, ये पढ़ना पेपर के लिए गए हैं, बहुत गलत चीज बात है ये। फिर मैंने आपसे ये पूछा है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय सीएफजी क्या कहलाएगी, जी सीएफएल, थैंक यू, इज कॉल्ड CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, नाइस। और फिर यानी अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है, डेफिनेशन ये यूज करेंगे भाई, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट की जा सकती है। दूसरी बात कि किसी खास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी, तो वो तमाम स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ नॉन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स नहीं, all strings of terminals generated by that CFG। वो एक CFG जो भी strings
टर्मिनल्स की जनरेट करेगी, यानी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, उसमें अब कोई नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स कहने का मतलब ये है, ठीक है। सो ऑल स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल जो कि CFG जनरेट करेगी वो हमारे पास क्या होगी उस CFG की लैंग्वेज। तो ये मैंने डिफाइन किया है कि लैंग्वेज ऑफ अ CFG, लैंग्वेज ऑफ अ CFG is all strings of terminals generated by, जी मैं इसे रिपीट कर देता हूँ पहले, अब जो अभी लाइन चल रही है उसको फाइनल कर लें कि लैंग्वेज ऑफ अ CFG is all string of terminals generated by that CFG। और CFGs जो भी लैंग्वेज जनरेट करती हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। ये लास्ट मैंने बताया था कि प्रोडक्शन रूल किस फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्शन किस तरह से होती है। प्रोडक्शन में हमारे पास जो सेट है उसमें रूल्स होते हैं इस तरह के, मल्टीपल फाइनाइट सेट है, इसमें मल्टीपल फाइनाइट रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स लिखे जाएंगे, जिसकी ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे ये नॉन टर्मिनल हुआ करेगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल लिखा था कि नॉन टर्मिनल हमारी लेफ्ट साइड पे होगा, और हमारे जो राइट साइड है उस पे टर्मिनल्स जनरेट हो रहे होंगे, या इसको कहते हैं कि ये प्रोड्यूस कर रही है, ये जनरेट करता है। तो ये एरो जो बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनल क्या जनरेट करता है, ये या तो स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल जनरेट करेगा, या फिर स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, या मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक हो गया कि इनका मिक्सचर भी पॉसिबल है, अकेले टर्मिनल करना भी पॉसिबल है, और अकेले नॉन टर्मिनल जनरेट होना भी पॉसिबल है। एग्जांपल देखते हैं ताकि अब ये सारी बात जो है हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एग्जांपल एक देख लेते हैं, CFG एग्जांपल। और फिर उसके बाद मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले बता देता हूँ कि let we have only one terminal, हमारे पास सिर्फ एक ही टर्मिनल है, और उस टर्मिनल को हम नाम दे देते हैं A, वन टर्मिनल A, ठीक है। और लेट्स से वी हैव नॉन टर्मिनल, लेट द, और वो भी एक ही रख लेते हैं, वन नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल क्या है हमारे पास, छोड़ दिया मैंने वो सिंबल लिखना, कहीं कंफ्यूजन ऐसे जनरेट ना हो जाए। तो नॉन टर्मिनल जो है वो क्या है हमारे पास, लेट्स से S। और आमतौर पर याद रखिए S जो है ना, मैं इसको स्टार्टिंग टर्मिनल के तौर पर लिया करूंगा। तो इसका ये मतलब भी है कि हमारे पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल के तौर पर, इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास नॉन टर्मिनल में से एक स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हुआ करेगा जो बताएगा कि शुरू कहां से करना है हमने। प्रोडक्शन रूल्स में लिखने लगा हूं। तीसरी चीज क्या थी, प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। सो सेट ऑफ प्रोडक्शंस, तो एक चीज टर्मिनल्स का बताना था, नॉन टर्मिनल्स का बताना था, और तीसरी चीज प्रोडक्शन रूल्स बताना था। सो मैं प्रोडक्शन रूल बताने लगा हूँ। वो ये कि मेरे पास S से जनरेट किया जा सकता है, लेट्स से ये, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि S से मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स लिख दिए, जिसमें दो प्रोडक्शन रूल है इसमें मेरे पास, ठीक हो गया। और अब इससे जो मैं बात कर रहा था कि लैंग्वेज ग्रामर, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लैंग्वेज क्या है, क्या जनरेट होता है। सबसे पहले सबसे सिंपल मैं देखता हूँ, तो अब ये देखिए मैं कुछ लिखने का तरीका, मैं ये कह रहा हूँ कि S से मैं डिराइव कर सकता हूँ नल स्ट्रिंग। ये जो मैंने ये लिखा है, ये जो अब मैंने सिंबल बनाया है ये वाला एरो का, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मैं डिराइव, DRI, डिराइव, कि मैं S से क्या बना सकता हूँ, आई कैन डिराइव दिस इज दैट सिंबल फॉर डेरिवेशन। जबकि ये जो सिंबल था इस जिसमें एरो है, और लेकिन इस डबल नहीं है इसका एरो, तो इसको मैं नाम दूंगा, ये रूल है, ये प्रोडक्शन रूल है। ये सिंपल एक प्रोडक्शन रूल डिस्क्राइब किया मैंने। सो प्रोडक्शन रूल, सो इन दोनों चीजों में फर्क रहे कि मैं यहाँ पर जब ये डबल एरो के साथ सिंबल लिखूंगा तो इट्स मीन डिराइव। तो एक तो इसमें मेरे पास लैंग्वेज जो बन रही है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो गई। उसके अलावा, इसके अलावा
अगर मैं एस की इस रूल की बजाय, यानी ये मैंने सेकंड प्रोडक्शन रूल से ये जनरेट कर लिया, लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से स्टार्ट कर दूं तो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल कहता है कि एस से मैं ए एस ले सकता हूं, ये प्रोड्यूस कर सकता हूं। इसमें फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन, अब देखिए ये प्रोडक्शन मैं किस तरह से आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट क्या डिराइव कर सकता हूँ। यहीं पर ए तो अब इसी तरह रहेगा, लेकिन इस एस की जगह अब मेरे पास ऑप्शन एक ये है कि मैं क्या लगा दूं, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दूं। और इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो स्ट्रिंग मेरे पास जनरेट हो गई है वो क्या जनरेट हुई है, ए। तो ए भी जनरेट हो सकता है। इसी तरह से मैं अगर इस प्रोडक्शन रूल को ही इस्तेमाल करता ए और एस, और फिर एक दफा दोबारा से मैं एस को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से। तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल मुझे कहता है कि मैं एस की जगह फिर क्या लिख दूं, ए एस लिख दूं। और अब एस को मैं क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं किससे, लेट से मैं एस को रिप्लेस कर देता हूँ अब इस स्ट्रिंग से। तो जो मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग जनरेट हो गई वो क्या है, डबल ए। सो ये जनरेट हो गया। और इसी तरह अब आप समझ सकते हैं कि शायद अगर मैं ये प्रोडक्शन रूल वन, देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्शन रूल का एक दफा इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन रूल वन का यहाँ पर मैंने दूसरी दफा इस्तेमाल किया। लेकिन अब यही है कि मैं प्रोडक्शन रूल वन को एक दफा इस्तेमाल किया, फिर एक दफा और इस्तेमाल किया, फिर एक दफा और इस्तेमाल किया, यानी अब मैं 3 टाइम प्रोडक्शन रूल वन यूज किया है। और उसके बाद प्रोडक्शन रूल टू मैं अप्लाई करूं तो ये मेरे पास दोबारा से ए एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो नहीं लिखनी चाहिए हमें। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी वो ट्रिपल है। और अब आप समझ सकते हैं इससे क्या लैंग्वेज जनरेट हो रही है, ये समझ कह सकते हैं, सामने नजर तो आ गई है। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए। थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ कि किस तरह से ये ग्रामर क्या है और किस तरह से ये काम कर रही है। 3 चीजें चाहिए थी हमें, हमें टर्मिनल्स चाहिए थे, हमें नॉन टर्मिनल्स चाहिए थे, और प्रोडक्शन रूल चाहिए थे। प्रोडक्शन रूल से हम, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी साथ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं दोबारा वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने लगूँ तो आपको समझ आ जाए। सो ये मैंने लैंग्वेज डिराइव की है, लैंग्वेज डिराइव की है। डेरिवेशन एक पर्टिकुलर टर्म मैं यूज कर रहा हूं, डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन का मतलब क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस, ये भी मैंने एक डेरिवेशन की है, ये भी एक तरह की डेरिवेशन की है, डबल ए स्ट्रिंग डेरिवेट की है, ये भी मैंने क्या की है, डेरिवेशन की है। इसमें जनरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन मैं आमतौर पर यूज करता हूँ। तो ये डेरिवेशन की है हमने। और ये जो लास्ट स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ये वो लिखा हुआ था कि लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड, कौन सी लैंग्वेज होगी, हमने कहा था कि ऑल स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। ये सिर्फ टर्मिनल्स की स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी टर्मिनल्स की नहीं है, ये इसमें नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करता है। हाँ, अभी और एग्जांपल देता हूँ, बट आस्क अस वी विल डू विद यू, ओके अभी करते हैं। सो अच्छा, ये जो है इसमें ये नॉन टर्मिनल्स, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसमें नॉन टर्मिनल शामिल है अभी। सो ये फाइनल स्ट्रिंग जनरेट हुई ऑफ टर्मिनल, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। फिर है जी कापियां किताबें, किताब रद्दी बेचने के लिए, सेमेस्टर खत्म होगा तब बनेगी। ये की किताब है। अच्छा ठीक है। सो वापस आते हैं। मैं एक और टर्मिनोलॉजी सामने लेके आना चाहता था, वर्किंग स्ट्रिंग। वर्किंग स्ट्रिंग, ये जो ओके ओके जी। सो वर्किंग स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो ये जो तमाम स्ट्रिंग्स, अब मैं वर्किंग स्ट्रिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि वर्किंग स्ट्रिंग क्या होती हैं, ये तमाम फाइनल के अलावा ये तमाम स्ट्रिंग्स वर्किंग स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। ये सब क्या है, सॉरी ये नहीं, ये सब क्या कहलाती हैं, वर्किंग स्ट्रिंग। डेरिवेशन के ये तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं ये वर्किंग स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। तो
वर्किंग स्ट्रिंग्स क्या है, ये क्लियर हो गई बात। एक टर्म वर्किंग स्ट्रिंग्स थी, मैंने कहा वो भी आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो एक और एग्जांपल, आप कहते हैं कि हम एक और एग्जांपल देख लें, तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब सेट जो नॉन टर्मिनल्स का है उसमें मेरे पास ए भी है, सॉरी टर्मिनल्स का सेट ए है, बी है, और नॉन टर्मिनल्स अभी भी मैं आसानी के लिए नॉन टर्मिनल्स में सेट में सिर्फ एस ले रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एस है। प्रोडक्शन रूल्स की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन रूल्स मेरे पास लेट्स से एस से मैं जनरेट कर सकता हूँ ए एस, एस से मैं जनरेट कर सकता हूँ बी एस, और एस से ए भी जनरेट कर सकता हूँ, एस से मैं बी भी जनरेट कर सकता हूँ। अब आप जरा इसकी लैंग्वेज बताने की कोशिश करें मुझे कि इसकी लैंग्वेज क्या बनती है। उसामा, मैं दोबारा से इस पे जब डेरिवेशन करूंगा तो फिर आप देख लीजिएगा कि ड्राइव कैसे करूंगा। बाय द वे मैं वर्बली सिर्फ बताता हूँ कि डेरिवेशन में हर स्टेप पे हम किसी नॉन टर्मिनल को किसी प्रोडक्शन रूल से चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल्स जो हैं इसके यहाँ लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल्स होते हैं, इन नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। तो हम हर जब भी डेरिवेशन करते हैं तो राइट साइड पे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं उनको किसी ना किसी प्रोडक्शन रूल से चेंज करते हैं। क्लियर हो गई सामा बात कि डेरिवेशन का रूल ये है कि राइट साइड पर ये डेरिवेशन जितनी है इनमें राइट साइड पर नॉन टर्मिनल को किसी ना किसी प्रोडक्शन रूल से चेंज करते हैं। बताता हूँ शोएब अभी। ओके सर, थैंक यू। अभी एग्जांपल भी करते हैं। शोएब आप कह रहे हैं, लेकिन ए ए ए बी ए बी बी और शोएब ने कुछ ठीक कहा है, लेकिन इसको प्रिसाइज करने की जरूरत है क्योंकि इसमें ऑल स्ट्रिंग जब बोलते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी आप कहना चाह रहे हैं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है इसमें। ठीक होगी बात, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं जनरेट होती। सो अब मैं इसकी यानी कुछ डेरिवेशंस आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जिनको था। सबसे पहले अगर मैं सिंपलेस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर दूं तो मेरे पास एस से ड्राइव कर सकता हूँ मैं ए। सो मेरे पास एक स्ट्रिंग ए जनरेट हो सकती है। फिर इसी तरह एस से मैं ड्राइव कर सकता हूँ बी। ये प्रोडक्शन रूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये मैं प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। मसलन प्रोडक्शन रूल 3 से ये आ गया, प्रोडक्शन रूल 4 से मेरे पास ये आ गया कि मैं बी बना सकता हूँ। तैयब आप ठीक कह रहे हैं, ऑल स्ट्रिंग्स हैं ए। ये तैयब अभी कुछ स्ट्रिंग्स आपने लेंथ 2 की मिस करती हैं। सो इसी तरह से एस से अगर मैं ए एस प्रोडक्शन ले लूँ तो इससे मैं नेक्स्ट प्रोडक्शन मसलन यहाँ पर ए जनरेट कर सकता हूँ। इसी तरह एस से अगर मैं बी एस ले लूँ तो मैं इससे जनरेट कर सकता हूँ बी ए। इसी तरह से अगर एस से मैं प्रोडक्शन ए एस ही लूँ तो मैं इससे ए बी भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह एस से प्रोडक्शन में बी एस ले लूँ तो इससे मैं बी बी भी जनरेट कर सकता हूँ। जी, सो ये अब आप देख रहे हैं ये चारों स्ट्रिंग ए बी भी जनरेट हो गई, ए भी जनरेट हो गई, ए बी ए बी और बी भी जनरेट हो गई। इसी तरह लेंथ 3 की तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती होंगी। ठीक है, इसी तरह लेंथ 4 की तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हो। एस रिप्लेस होगा, बिल्कुल नॉन टर्मिनल को
क्योंकि ये देखिए तमाम प्रोडक्शन रूल्स होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनल्स के लिए होते हैं कि किसी नॉन टर्मिनल को किससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है, और हर डेरिवेशन की जो ये वर्किंग स्ट्रिंग है उसमें किसी एक नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है आपने। और अब एक चीज और, ये इजी है थोड़ी, अब भी लग जाएगा पता, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये एक पॉइंट मैं चाहूंगा कि क्लियर कर दूं कि ये नॉन टर्मिनल जो था, सॉरी ये क्या है, ये क्या है, टर्मिनल है नॉन टर्मिनल है, ये जिसको मैंने सर्कल किया अब, एम्प्टी स्ट्रिंग रहा नहीं रहा, टर्मिनल, टर्मिनल है तो ये एंड में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, और आप देख रहे हैं किसी भी एंड स्ट्रिंग में ये नहीं मौजूद, नॉन टर्मिनल, इसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्शन रूल भी नहीं है एक बात, और दूसरा इसको किसी और चीज से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये दोनों दोनों हैं इसमें, दोनों नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि ना तो ये टर्मिनल होता है ना ये नॉन टर्मिनल होता है, क्योंकि टर्मिनल नॉन टर्मिनल इसलिए नहीं है कि इसको किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और टर्मिनल ये इसलिए नहीं है कि एंड पे किसी भी स्ट्रिंग में ये नहीं देगा कि इसे नहीं लिखा जाता एट द एंड। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये ना तो टर्मिनल है और ना ही ये नॉन टर्मिनल है। ओके, और हमने इस बात को भी समझ लिया कि क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जो अभी आपने लास्ट एग्जांपल की है ये वाली कि डेरिवेशन की, मैं इसको थोड़ा एल्गोरिथमिकली चाहूंगा कि इसके अगेंस्ट अगर मैं जनरल रूल बताना चाहूँ कि यार देखो ये एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है इससे कुछ काम करने का, तो वो क्या है एल्गोरिदम इसका, मैं एक एल्गोरिथमिक फॉर्म में बात करना चाहता हूँ। सो एल्गोरिथमिक फॉर्म में मसलन हम हम कहते हैं कि हमेशा हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद एस, हम एस से स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद कोई सा वर्ड जो हमने जनरेट करना है, मतलब मैं आपको दे दूं कि यार तुमने ए बी ए ये जनरेट करना है, लेट्स से, ठीक है। सो यानी हम एक तो पहला काम ये करेंगे, दूसरे नंबर पर हम कोई वर्ड सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट अ वर्ड टू जनरेट, जो हम वर्ड जनरेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि फिर इसको जनरेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। और याद रखिए फिर हम रीड करेंगे, रीड दी वर्ड, लेकिन कैसे रीड करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी इस दिन में लगेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट उसे रीड करना शुरू करेंगे। तो अगर तो इफ यू हैव ए, अगर आप रीड कर रहे हैं और आपके पास ए आ रहा है, ठीक है, और फिर आप चेक करेंगे कि एक तो ए है और दूसरा ये लास्ट लेटर तो नहीं है, ठीक हो गया, इफ ए, और दूसरी बात क्या कि ये लास्ट लेटर तो नहीं है, नॉट लास्ट लेटर, यानी जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उसका ये एंड लेटर तो नहीं है। अगर एंड लेटर नहीं है और ए आपने रीड किया है, तो फिर आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन रूल कौन सा,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? ठीक है। मैं इधर ही था, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि अगर तो हम ए लेते हैं और ए जो है वो लास्ट लेटर नहीं है तो हम कहते हैं प्रोडक्शन रूल 1 अप्लाई कर दें। अगर ए लेते हैं वो लास्ट लेटर है तो हम कह रहे हैं प्रोडक्शन रूल 3 अप्लाई कर दें। इसी तरह से अगर हमारे पास बी है और वो लास्ट लेटर नहीं है तो कौन सा रूल? नॉट लास्ट लेटर, यानी बी हमने रीड किया वो लास्ट लेटर नहीं है तो हम अप्लाई कर देंगे रूल 2। ठीक है, प्रोडक्शन रूल 2। और अगर हमने रीड किया बी और वो बी रीड किया है लेकिन लास्ट है वो लेटर है तो फिर हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन रूल 4 अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से आप तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रिंग mesela ये जो मैंने एग्जांपल में लिखी डबल ए बी ए, पहला लेटर ए अगर है हमारे पास हम ऐसे हम रूल 1 स्टार्ट कर लेंगे। पहला लेटर ए और लास्ट लेटर नहीं है तो रूल 1 अप्लाई कर देंगे, यानी हम क्या ले लेंगे ए एस। फिर उसके बाद हम ये सेकंड लेते हैं लेटर, ये भी ए है और ये लास्ट लेटर नहीं है, दोबारा ए आए और लास्ट लेटर ना हो तो फिर दोबारा क्या अप्लाई करना है? रूल दोबारा रूल हमने अप्लाई कर दिया 1। फिर उसके बाद बी हमने रीड किया और ये हमारे पास लास्ट लेटर नहीं है तो फिर हम रूल 2 अप्लाई कर देंगे ए बी एस। फिर हमने ए जन रीड किया वो हमारे पास लास्ट लेटर है तो ए बी। अब हम लास्ट लेटर होने की वजह से ये वाला ये रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो जाएगा ए और दैट्स एंड हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी हुई है। ये मैंने एक एल्गोरिथमिक फॉर्म में जो कुछ हम कर रहे थे, आप रूल अप्लाई कर रहे थे और कैसे जनरेट कर रहे थे लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किया है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं हम कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। मैं एक और लैंग्वेज यहाँ पर लिखता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये लैंग्वेज क्या जनरेट कर रही है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, EXAMPL। सर बी अगर लास्ट पर हो वो रिपीट कर दे। रिपीट नहीं है ये, बी अगर लास्ट पर है तो ये जो मैं जिसको बॉक्स कर रहा हूँ ये हमने लिखा है कि बी है, इफ रीड कर रहा है बी एंड लास्ट लेटर है वो तो अप्लाई रूल 4। ठीक है, पर सर इसमें मेमोरी किधर है? अभी CFG में जो हम काम कर रहे हैं इसमें ये अब अच्छा सवाल है, लेकिन इसका सादा सा आंसर ये है कि मैं अगर आप नोट करें तो तमाम ऐसी चीजें अभी जनरेट कर रहा हूं जो हमने उसमें लैंग्वेज जनरेट की थी, रेगुलर लैंग्वेज में थी। ऐसे ही ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसका आप FA भी लिख सकते थे और हम लिखे भी थे। क्यों शेप? अच्छा, ये क्यों मैं अभी सादा सादा और इस तरह की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपके ज़हन में। अभी मैंने एक डायग्राम शुरू में बनाई थी, ये है, इसको इस तरह बनाने का मकसद ये था कि इस डायग्राम से ये समझ आता है कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एज वेल। मैं फरा आपके सवाल पे बाद में आता हूँ, पहले अब शुएब ने जो एक पॉइंट रेज किया उसके अगेंस्ट जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आप सारे समझ लें। उसने मुझे कहा कि सर मेमोरी किधर है इस सारे में। मैंने कहा कि भाई मैं अभी
मसलन ये वाली एग्जांपल जो थी, मैं इसको तो अभी लेके ही नहीं चला, इसमें मेमोरी रिक्वायर्ड थी। अभी इसके जरिए तो मैं ग्रामर, इसकी ग्रामर नहीं बना रहा, लेकिन मैं अभी जो एग्जांपल जितनी आपको करवाई है, यानी मैंने एक वो लैंग्वेज करवाई है जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये लिखा जा सकता था, एक मैंने आपको करवाई है जिसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी, जिसमें नल नहीं होता, ठीक है, यानी ए प्लस बी होल स्टार और ए प्लस बी, ये वो लैंग्वेज थी जो कि अभी हमने लास्ट में देखी है कि इसमें कम से कम एक ए बी, उसके बाद डबल ए बी, सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। ये भी एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई। तो देखो इनके अगेंस्ट मैं रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये रेगुलर लैंग्वेजेस थी। और ये डायग्राम कह रही है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अगर वैन डायग्राम के तौर पर आप समझें तो ये कह रही है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है उस रेगुलर लैंग्वेज इज अ सबसेट, हर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। दैट्स गुड, बिल्कुल यही बात है। हाँ, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट फ्री, हर क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो, चले हाँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स ही ऐसी दे रहा हूँ आपको, आसान आसान, दूसरे भी आसान है, लेकिन अभी हम ग्रामर को समझ रहे हैं तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि ग्रामर के जरिए हम वही काम कर रहे हैं जिसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता था, उसके लिए ग्रामर भी लिखी जाती है। तो आप सब ये समझ जाइएगा कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं उस रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट भी किया जा सकता है किसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, ठीक हो गई, ये बात होल्ड नहीं करती। भाई मैं भी यहाँ मुश्किल भी करता हूँ, लेकिन आपको पता है अगर स्टार्ट में मुश्किल कर दूं तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, इसलिए इस बात को कि हम मुश्किल कर देते हैं और आसान कर देते हैं और देते हैं मुश्किल है, तो भाई आसान से तो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन फिर हर सिचुएशन पे आपको अप्लाई करनी होती है। वापस आते हैं, और मेमोरी की जब आ जाएगी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरह से ये काम भी करती है वो उस वक्त देखेंगे। फिलहाल तो हम कुछ अपनी यहाँ पर आके हमने एक और यानी एग्जांपल हमने नोट की और मैंने एक एल्गोरिदम भी लिख के दिखाया कि कैसे उससे जनरेशन होती हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और आप लोग जरा उसके अगेंस्ट मुझे बताने वाले हैं कि क्या स्ट्रिंग जनरेट होती है। सॉरी, ये एक ग्रामर दे रहा हूँ मैं, इसमें लेट्स से एस से ए भी प्रोड्यूस होता है, एस से एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रही है। सो अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं बनाना आपके ज़हन में क्लियर करना चाहता हूँ। बाल का हम जरा ना क्या कहते हैं इसे, हम ना साइंस में कहते हैं स्लोपी हो जाते हैं हम जरा, यानी सुस्ती काहली करते हैं। हम बस इतना लिख के कि ये गिवन एक, ये मैंने एक आपको सीएफजी दे दी कह देंगे, जबकि सीएफजी में तो तीन चीजें होती हैं, एक उसमें टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स और फिर उसके बाद आखिरी चीज होती है प्रोडक्शन रूल्स। लेकिन असल में प्रोडक्शन रूल्स उन्हीं टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स के ऊपर ही होते हैं। सो यहाँ से वो आपके पास सारे पता लग सकता है कि भाई इस लैंग्वेज के टर्मिनल्स कौन से हैं, कि जी इसमें टर्मिनल सिर्फ ए है, इसका नॉन टर्मिनल की बात करें तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल में इसमें सिर्फ एस है, ये आप निकाल सकते हैं। इसलिए कई दफा हम ये नहीं लिख रहे होते, तो अगर ना लिखा हो और कहा जाए ये गिवन सीएफजी है और प्रोडक्शन रूल दे दिए जाए तो भी आपको मान लेना चाहिए कि प्रोडक्शन रूल दे दिए हमने आपको, सॉरी सीएफजी दे दी आपको। सो मुझे जरा जल्दी से बता दें इसकी ग्रामर क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है। नहीं बता रहे, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर है, बिल्कुल ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग से लेके ऑनवर्ड हर स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट होती है, ये सारी जनरेट होती हैं। तो इस ये तो हमने पहले भी जनरेट की थी, क्या उस वक्त इसकी ग्रामर ये थी, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल थी वो, ये वाली, ये थी, उसमें प्रोडक्शन रूल ये दिए थे, और अब प्रोडक्शन रूल डिफरेंट दिए मैंने, लेकिन चीज यही प्रोड्यूस हो रही है, ग्रामर यही है। सो इस बात से आपको यही समझाना था कि एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर हो सकती हैं। फॉर अ लैंग्वेज
देयर कैन बी मोर देन वन, हो गया ये ग्रामर्स। ठीक हो गई ये बात हो गई है। और ना सिर्फ ये बात हो गई है बल्कि एक और बात भी साथ हो गई है, वो ये इससे जो प्रोडक्शन हुई है, मैं जरा उसको कुछ प्रोडक्शन मैं लिखने लगा हूं इसमें से। मसलन मैंने अगर स्ट्रिंग डबल ए जनरेट करनी है तो मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास उसका तरीका ये है कि मैं जनरेट करूं डबल एस, फिर मैं उसके बाद ऐसा करूं कि इसको मैं एक से रिप्लेस कर दूं, फिर ऐसा करूं मैं इसको फिर मैं डबल एस से रिप्लेस कर दूं, फिर ऐसा करूं मैं कि इसको फिर डबल एस इसमें से एक ए ले लूं, फिर इस ये एस है, फिर मैं ऐसा करूं कि इस एस को फिर मैं डबल एस से रिप्लेस कर देता हूं, फिर ऐसा करता हूं मैं डबल ए इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूं, फिर एक ऐसा कर ये एस है, फिर मैं ऐसा करता हूं कि इसको डबल ए एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूं, और फाइनली मेरे पास क्या आ गया, डबल ए। देखा कैसे मैंने कितनी किस तरह से किया है, क्या कैसे आया, पर क्या कैसे आया। फरा क्या कैसे आया, रिपीट योर क्वेश्चन, आ गया, ओके ओके। तो ये देखा मैंने जनरेट किया है। आप कह भी सकते हैं कि सर को नजर नहीं आता, यहाँ पर डबल ए खत्म हो गया, फिर भी या यहाँ पर सर कुछ ऐसा करते कि डबल ए जनरेट हो चुका है तो उसके बाद मैं ऐसा करता कि इसको डबल ए और ये प्रोड्यूस करता और डबल ए आ जाता मेरे पास, बात खत्म होती। ठीक है, आप कह सकते हैं ना। तो इसी तरह से फिर ये भी है कि ऐसी कौन सी बात है, यहाँ पर इस जगह पर आके मैंने ये क्या किया, मैं यहाँ से कर सकता था ए और फिर इस एस को रहने देता, इस एस को मैं प्लेस कर देता ए से, फिर मैं ऐसा करता कि यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लगाता ए और फिर मेरे पास डबल ए आ जाता। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग किसी एक ग्रामर से एक ही स्ट्रिंग जनरेट करने के मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं। ये इसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के मल्टीपल बल्कि इन्फिनिट वेज हैं इस लैंग्वेज के अंदर। तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू जनरेट द सेम स्ट्रिंग। सही कौन सा है, हाँ इसमें दोनों सही है, जो भी वे आप अडॉप्ट करें सही है। असल में तो वो स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपको बताना है वो ये कि कुछ ग्रामर ऐसी हो सकती है, जैसे ये अभी हमने ऊपर देखी थी, इसमें क्या मल्टीपल वे था। अगर इसमें मैंने डबल ए जनरेट करना होता तो क्या मेरे पास मल्टीपल वे था, मेरे पास मैं एस से एक ए एस लेता, फिर उसके बाद मैं इस एस को फिर ए एस कर देता, अब फिर मैं दोबारा अगर मैं दोबारा ए एस करूंगा तो ट्रिपल ए हो जाएगा, और यहाँ पर लाजमी मुझे अब एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोडक्शन देनी होगी। इसमें मल्टीपल वे नहीं था। ओके, सो ऐसी ग्रामर जिसमें एक स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने के मल्टीपल वे हो उसको एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। एम्बिगुअस spelling ambiguous, ambiguous CFG, ambiguous CFG क्या है, a CFG in which we have multiple ways to derive the same string। वन और नहीं है भाई, और काम करते जाओ पढ़ते जाओ। ambiguous grammar क्या होती है, a grammar in which we have multiple ways to derive the same string। ओके, और ये एम्बिगुअस नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करने का एक ही तरीका था, तो ये नॉन एम्बिगुअस थी। और हमारे पास एम्बिगुअस वो, यार एम्बिगुअस का स्पेलिंग मुझे नहीं पता है ना,
के स्पेलिंग क्या होते हैं? नॉन एम्बिगुअस, CFG। याद रखिए लैंग्वेज ये एम्बिगुअस नहीं है, CFG एम्बिगुअस है। ठीक है, अगर हमने ये इस CFG की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं है, CFG एम्बिगुअस है। लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं शायद वो एम्बिगुअस है। थैंक यू। अगर यही है एम्बिगुअस, GUOUS। ओके, सो अब ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल और करते हैं CFG को, ताकि हमें इंटरप्रेट करना समझना आ जाए, क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि अच्छा आसान आसान एग्जांपल सारी कराई थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास S से जनरेट होता है XY, X से जनरेट होता है AX, X से जनरेट होता है BX, और X से जनरेट होता है A, Y से जनरेट होता है मेरे पास BY, नहीं, Y से मेरे पास जनरेट हो रहा है YA, Y से जनरेट होता है YB, Y से जनरेट होता है B। कितने रूल्स हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7। और मेरा ख्याल है टर्मिनल नॉन टर्मिनल आपके सामने क्लियर हैं, A B टर्मिनल्स हैं, और नॉन टर्मिनल्स का सेट जो है वो क्या है इसमें आपके पास? नॉन टर्मिनल के सेट में आपके पास S है, X है, Y है, और ख़ास तौर पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि S को हम स्टार्टिंग सिंबल लिया करेंगे। यानी अब आप ये कि मैं किसी भी प्रोडक्शन रूल से स्टार्ट कर दूं, पहले आपको नजर आ रहा था कि जनाब S जो है उसकी मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स हैं, तो आप किसी से भी, यानी आप इस S से स्टार्ट कर दें, इससे एक ही चीज थी, किसी से स्टार्ट कर दें। लेकिन अब यहाँ पर आप किससे स्टार्ट करेंगे? आपको क्लियर होना चाहिए कि आप स्टार्ट करेंगे इस वाले रूल से। और अब इसकी लैंग्वेज क्या है, मैं आपका टाइम नहीं लेता, मैं खुद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं ये जो असल पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ वो भी सामने आएगा कि ये देखिए ये इसकी लैंग्वेज क्या है, ये आपको क्लियर है पहले से। क्या ख्याल है? ये अभी पीछे एक एग्जांपल देखी भी तो है हमने। क्या है इसकी लैंग्वेज क्या है? यानी इसमें एक बात तो ये समझ आती है कि आपकी जो लैंग्वेज जनरेट होती है A उसमें जनरेट हो सकता है, फिर उसके बाद अगर A स्ट्रिंग्स का स्टार्ट A से भी हो सकता है, लेकिन लाजमी तौर पर एंड फिर किससे होगा? ये X कहता है कि X को तो रिप्लेस होगा इस टर्मिनल से ही। तो इसका मतलब ये है कि ये AA भी जनरेट हो सकता है, BA भी जनरेट हो सकता है, फिर इसी तरह से अगर AAA जनरेट हो सकता है, ABA जनरेट हो सकता है, BAA जनरेट हो सकता है, BBA जनरेट हो सकता है। यानी क्या समझ आया आपको? कुछ समझ आया? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि X से अगर आप चलेंगे, एक तो सिंपल A कर लें, फिर अगर आप X से चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? AX कर सकते हैं, और फिर AX करने के बाद आप आपकी मर्जी है AA कर लें, या फिर आप चाहते तो फिर उसके बाद आप अगर BX करते तो आप क्या जनरेट कर सकते थे? यहाँ पर BA जनरेट कर सकते थे। बस यही दो जनरेट होती हैं लेंथ 2 की। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसमें X से और क्या जनरेट हो सकता है? X से अगर आप AX करें, फिर उसके बाद दोबारा से AX कर दें, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप AAA जनरेट कर लें। और इसी तरह से आप X से अगर AX करें और उसके बाद आप X से BX कर दें, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी है आप ABA जनरेट कर लें। इसी तरह से अगर आप स्टार्ट BX से कर देंगे, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप फिर दोबारा से इसको AX से रिप्लेस कर दें, और अब आपके पास BA जनरेट हो सकता है। और इसी तरह से अब आपके पास BX से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद BX कर लें, तो BBA स्टार्ट हो सकता है। सो अब आप इसको लैंग्वेज जो मैं लिख रहा था ये अब आपको समझ में आ चुकी है कि मैं इसमें कह रहा हूं कि तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो कि एंड विद A हैं। सो इसकी क्लियर ये हो गई।
और यहाँ पर जब नॉन टर्मिनल राइट एंड पे है तो मैं समझ ये आ रही है इस यानी इस तरफ नॉन टर्मिनल राइट एंड पे है, इस तरफ है, तो ये इसका मतलब है, और नॉन टर्मिनल रिप्लेस होता है हमेशा ए से, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हर स्ट्रिंग जो है वो एंड विद किस क्या होनी चाहिए, ए। और इसी तरह से अब इस को भी आप आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये जो y की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो क्या जनरेट करता है, y रूल्स दिए होंगे जी। अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, ग्रामर दी हुई है आप उसे लैंग्वेज बता दें, और लैंग्वेज दी हो आप उसे ग्रामर निकाल के बता दें, दोनों तरह के काम हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, आप ठीक कह रही हैं अमीना के ये जो ग्रीन, अब हम y की बात कर रहे हैं तो इसमें तमाम वो स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं जो कि किससे क्या हो हमारे पास b से स्टार्ट होती हो, तो b है, फिर b a है, b भी है, और इसी तरह से b वाली और भी है। एक मिनट, नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर सकते हैं किसी b साथ जो एरो के राइट साइड पे दिया हो, तब तक जब तक सारे टर्मिनल ना आ जाए। सर वाई स्ट्रिंग एंड विद बी, नहीं ऑब्वियसली एंड नहीं, एंड विद बी नहीं, वाई जो है, हाँ मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है उसामा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं क्योंकि वाई ये एंड ए भी है एंड बी भी है, लेकिन स्टार्ट के इंश्योर कर रहा है, वाई लेफ्ट पे है हमेशा और ये स्टार्ट इंश्योर कर रहा है कि बी से होगा। ओके सो ये स्ट्रिंग्स हैं जो इससे जनरेट होती हैं। अब आते हैं हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके इस बारे में कि ये फिर लैंग्वेज क्या बनी हमारे पास। ये लैंग्वेज कह रही है कि कनकैटिनेट हो सकती हैं अब इनके, यानी एक यानी s प्रोड्यूस करे x और y, तो x से तमाम वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी जो कि एंड विद b हैं और एंड विद a हैं, और y से वो तमाम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी जो स्टार्ट विद b हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम अप कर सकते हैं कोई? Or string which starts from B or end with A. Let me say, ये मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। स्टार्ट विद बी, ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी एंड विद ए, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये इस पहले हिस्से ने एक्स ने कहा है कि तमाम वो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कि एंड विद ए हैं, इनमें से कोई भी आएगी। मसला सादा सी अगर मैं सबसे पहले ले लूं तो इससे ए और बी जनरेट होता है। अब उसके अलावा बाकी सारी बात यही है कि इसमें इस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग्स हैं सारी जो कि जिनमें लाजमी तौर पर ए बी है बीच में, ये पेयर लाजमी एग्जिस्ट करता होगा, यानी यहाँ पर इसके कुछ भी हो सकता है, तमाम स्ट्रिंग हो सकती हैं जो कि एंड विद ए हैं, ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। सो सादा मतलब है अगर मैं इस आखिरी ए को, इस एक ए को छोड़ दूं, तो अगर आप नोट करें इस आखिरी ए को मैं छोड़ रहा हूँ, ये इस ए को अगर मैं खत्म करता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है ना मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। अगर ए ना लिखूं तो एम्प्टी स्ट्रिंग, इस आखिरी ए को ना लिखूं तो ए, इस आखिरी ए को ना लिखूं तो बी, आखिरी ए को ना लिखूं तो डबल ए बी, बी ए, बी बी, यानी कहने का मतलब कि ये असल में बेसिकली तमाम स्ट्रिंग्स हैं अल्फाबेट ओवर ए बी, लेकिन इनका एंड विद जब ए कहा तो ये वाली पर्टिकुलर फॉर्म बन गई, तो ये इस तरह से दोबारा पर्टिकुलर ये वाली फॉर्म बन गई जो यहाँ पर बनी थी। तो इसका मतलब कि ऑल स्ट्रिंग्स विद एंड विद ए, और यहाँ पर ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद बी, और इन सारी दोनों बातों को इकट्ठा करूं तो मेरे पास तमाम वो स्ट्रिंग्स हैं ओवर अल्फाबेट ए बी जिनमें ए बी लाजमी आता है, इस तरह से सब स्ट्रिंग ए बी लाजमी एग्जिस्ट करती है। गेटिंग पॉइंट? सो इसकी लैंग्वेज क्या बनी, ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव ए बी इन देम। ठीक हो गया। सो कोई और एग्जांपल कहते हैं तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने असल में आपको ये बताना था कि कैसे आप फैसला करते हैं कि क्या लैंग्वेज जनरेट होती है। एक मैं एग्जांपल और कर देता हूँ, और उसमें मैं एक और चीज, एक नई चीज नहीं, बस थोड़ा मजीद
सर एस पे फाइनल लैंग्वेज निकलेगी। ऑब्वियसली एस, स्टार्ट एस से ही होना है। मैंने पहले इसको समझाने के लिए पहले इसके सब पार्ट्स को समझाया कि ये क्या करता है, फिर ये सब पार्ट दूसरा क्या करता है, और फिर इन दोनों सब पार्ट्स को इकट्ठा करके कि जब स्टार्ट एस से होना है तो ये सब पार्ट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको फिर आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है। असाइनमेंट का 5 बजे के बाद पूछ सकते हैं, वो कौन सा लंबा सवाल होगा आपका, छोटा सा होना है। मैं एक एग्जांपल और करता हूँ ताकि आपको ना कुछ चीजें और क्लियर रहें, तो और आप किसी ये ना कहें कि ये वाली बात तो की नहीं सर ने। पहले एक्स करने थे वाई देन एस। ओके, हाँ मैं एक और ग्रामर लिख रहा हूँ। मैं इसको ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एस से डबल एस प्रोड्यूस हो सकता है, एस से बी एस प्रोड्यूस हो सकता है, एस से एस बी प्रोड्यूस हो सकता है। फिर इसके बाद एस से मैं कह रहा हूँ कि नल स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर एस से एक और प्रोडक्शन मैंने कह दी यू एस यू प्रोड्यूस हो सकती है। और फिर मैंने कहा कि बी से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ये सारी प्रोडक्शन है। बी से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, लेट से मैंने कहा डबल ए। बी से एक और चीज जो प्रोड्यूस हो सकती है वो लेट से मैंने कहा कि डबल बी। और यू से मैं कह रहा हूँ कि ए भी प्रोड्यूस हो सकता है, यू से बी ए भी प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आगे चलने से पहले अभी तो आपने इसकी ये एक और एग्जांपल कर रहे हैं, अभी आपने इसके बारे में बताना है कि ये क्या है, इसकी लैंग्वेज है। लेकिन इससे पहले मैं एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करता चलूँ। पॉइंट क्या, एक नई इंफॉर्मेशन कि ये सारी जो जिन तमाम प्रोडक्शन जो कि एक ही नॉन टर्मिनल्स एस के लिए हैं, इनको एक और तरीका लिखने का वो ये कि आप इस तरह से ये लगाएं, सॉरी इस तरह से डबल एस और फिर आप ये साइन लगाएं और का कि या ये प्रोड्यूस कर लो या ये प्रोड्यूस कर लो। ये यानी बाकायदा तरीका है, ये कोई मैं खुद शॉर्ट हैंड नहीं बना रहा, बाकायदा ये तरीका है और इसका पर्टिकुलर नेम है। सो कंपैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है बस, ये कोई और बात नहीं है। कंपैक्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं, इस कंपैक्ट फॉर्म में लिखने के तरीके को, इसको कहते हैं बैंक्वस नॉर्मल फॉर्म। बैंक्वस के ओ यूएस है शायद, बैंकस नॉर्मल, नॉर्म भी, नॉर्म फॉर्म, नॉर्मल भी कहा जाता है और नॉर भी कहा जाता है, एन ए यू आर, नॉर, बैंकस नॉर फॉर्म। ये उस ऑथर के नेम पे इसको कहा जाता है जिन्होंने ये फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। बैंकस एक राइटर, एक बैंकस था और एक जो था उसे हम नॉर्म एक का नाम था, नॉर, एन ए यू आर, नॉर, बैंकस नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा बैंक नहीं सर, बैकस नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, बैकस नॉर्मल फॉर्म। ओके छोड़ दे इसको। ओके, लैंग्वेज क्या निकाल लिया आप लोगों ने, नहीं निकली अभी? ओके, लैंग्वेज को लैंग्वेज निकलती है जिसमें ऑल वर्ड्स having even number numbers of A's and B's। A भी होंगे लेकिन इवन होंगे, ठीक है। यानी एज के भी इवन नंबर होंगे और बीज के भी इवन नंबर होंगे। वर्ड की लेंथ इवन नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इसमें एज और बीज जो है वो इवन होंगे। सो ऑल वर्ड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, ये मैं कह रहा हूं इसमें, ये इसकी लैंग्वेज है।
इवन लेंथ पूरी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर ऑफ बीज। फॉर एग्जाम्पल डबल ए डबल बी, ठीक है, या फिर ए बी ए बी, इवन एज है इवन बीज हैं, या फिर ए बी 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 बी, या फिर मसलन ए बी, इसमें इवन एज है इवन बीज है ना, एज और बीज का इक्वल होना जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ एज आर इवन एंड नंबर ऑफ बीज आर इवन, और ये एक अलग मैथमेटिकल बात है कि ना जब दो इवन ऐड हो तो इवन ही बनेगा, ठीक। सो मैं उस मैथमेटिकल उसमें नहीं जा रहा कि इवन लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि इवन लेंथ स्ट्रिंग कह देने में फिर ये जरूरी नहीं रह जाता कि ना बीच में एज और बीज इवन हो। इवन लेंथ स्ट्रिंग तो फिर ऐसे भी बनाई जा सकती हैं जिसमें बीज ऑड है और एज भी ऑड है, तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज क्या है, हैविंग इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। ओके, सो अब क्वेश्चन क्या है, यानी लाख रुपए का जो सवाल बनता है उसकी बात करते हैं। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन, ये तो मैंने खुद ही सारा हल कर दिया, क्वेश्चन तो अभी किया ही नहीं है आपसे असल वाला। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि शो दैट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस, शो दैट, ये एल जो है इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, एल इज द लैंग्वेज ऑफ गिवन CFG, ठीक है, जो CFG दी है उसकी लैंग्वेज ये है। तो क्या करना होगा, तो दो स्टेप्स में काम करना होगा। एक स्टेप आपको ये शो करना होगा, यानी अभी प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको, तो अब आपको ये करना होगा, इस लैंग्वेज को ना लिटरेचर में इवन इवन कहते हैं, इवन इवन, सिर्फ इवन नहीं, इसको कहते हैं इवन इवन, यानी इसमें एज भी इवन और बीज भी इवन। सो अब आपको शो क्या करना पड़ेगा, दो बातें करनी पड़ेंगी अगर मैंने ये शो करना है कि ये लैंग्वेज है CFG की। एक तो ये कि ये CFG जो वर्ड प्रोड्यूस करती है वो इवन इवन है, और दूसरी बात ये कि ये वो तमाम वर्ड्स प्रोड्यूस करती है जो कि इवन इवन है और उसके अलावा कोई और वर्ड नहीं करती, ठीक है। तो पहली बात, ऑल वर्ड्स, और मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ या इवन इवन, लैंग्वेज की जगह मैं इवन इवन का वर्ड यूज नहीं कर रहा। ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि शो करें CFG जो है वो उस पर्टिकुलर इससे बिलोंग करती है, CFG पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है, तो फिर आपको शो करना होगा कि ऑल वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड या डिराइव्ड, ठीक है, कैन बी जनरेटेड by that CFG। एक बात, और दूसरी बात फिर ये शो करनी होगी कि जो भी वर्ड्स जनरेट हुए वो सारे उस लैंग्वेज से ही हैं, उसके बाहर का कोई वर्ड जनरेट नहीं होता, ठीक है। एवरी वर्ड generated from CFG is in L। ये दो बातें, बस अभी मैंने ये दो बातें कही हैं। अब इनको आपकी जो भी डिस्कशन, मैंने ये बताना चाहा है कि जब कहा जाए कि एक CFG से एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है तो आपकी डिस्कशन क्या होगी, आप ये शो करेंगे कि पहले तो ये कि जो वर्ड्स किसी लैंग्वेज में गिवन है वो सारे उस CFG से प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरी बात ये कि जो भी वर्ड प्रोड्यूस हुए हैं CFG से वो उस लैंग्वेज में है, यानी ये वही टू वे एक तरीका है बात को कंप्लीट करने का। कहने का मतलब ये कि सिर्फ इतना एश्योर्ड नहीं होता, हो सकता है कि वो तमाम वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं जो CFG क्या कहते हैं लैंग्वेज के, बल्कि हो सकता है उसके अलावा भी और जनरेट हो रहे हो। बात समझ गए? तो हम ये दूसरा हिस्सा जरूरी है जो ये कह रहा है कि भाई जो भी वर्ड जनरेट हो रहे हैं वो उसी लैंग्वेज के हैं, उसके अलावा कोई और जनरेट नहीं हो सकते, ठीक।
मतलब ये अगर इतना कहा जाए कि भाई ये शो करो, सिर्फ एक काम आप कर देंगे वाला लेट से, तो इसके लिए तो शायद एक ऐसी CFG जो ऑल वर्ड जनरेट करती है वो भी उस लैंग्वेज के वर्ड जनरेट कर देगी। ठीक है, एक CFG जो कि ऑल वर्ड्स ओवर ए बी जनरेट करती है वो भी इवन इवन वाले जनरेट करके दिखा देगी। लेकिन नहीं, हमने ये भी दिखाना है कि जो अब जो भी वर्ड जनरेट होते हैं वो होते हैं उस लैंग्वेज में ही है, उसके अलावा किसी और के नहीं होते। इसलिए ये दोनों बातों को प्रूफ करना और जरूरी है। और प्रूफ फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा एनालिसिस होगा, करना होगा, थोड़ी एक बिल्ड करनी होगी कि जनाब मसलन इस हिस्से को करना चाहें तो आपको बताना होगा कि यार इवन इवन लैंग्वेज में देखो या तो डबल ए आना जरूर आएगा या बी आएगा या ए बी आएगा तो साथ बी ए भी आएगा, तभी आप जनरेट कर सकते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ए बी जो है इवन हो, ए भी इवन हो, बी भी इवन हो। और फिर आप शो कर दें कि भाई देखो इस तरह की तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो CFG से जनरेट हो रही हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप इवन इवन लैंग्वेज का एनालिसिस करें तो उसमें तमाम जो कोई भी मसलन मेरे पास अगर एक कोई एक स्ट्रिंग जिसको इवन एज जिसमें हो, इवन बीज हो, आई थिंक इसमें इवन एज इवन बीज है, तो इसको मैं अगर इन्हीं चार हिस्सों में देखिए लाजमी तकसीम होगी, हर ये पेयर बनेगा, मसलन ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, देखिए ये सारे या तो ये वाला पेयर है या ये वाला पेयर है। कोई और होता है ए बी बी ए बी ए बी बी ए, आई थिंक इसमें भी देख लें ये। ठीक है, आपका एनालिसिस प्रोडक्शंस को देख के आप लैंग्वेज बना लें, बिल्कुल आप पहले लैंग्वेज बना लें। और अगर लैंग्वेज पहले ही बताई हुई है कि यार ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के बारे में पता होना जरूरी है कि यार इस लैंग्वेज के वर्ड क्या होंगे। ठीक है, उसमें डबल ए होगा, उसमें ए डबल बी होगा, उसमें इवन एज करने हैं, इवन बीज करने हैं, ये हो सकता है उसमें उसमें क्या कहते हैं बी ए बी, ये हो सकता है, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं कि इसकी हर स्ट्रिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हर स्ट्रिंग की जो सब स्ट्रिंग बनेंगी वो हमेशा इन चार में से ही कुछ ना कोई होंगी। तो अब आप ग्रामर की तरफ आ जाएं और देखें कि उसमें यही चार प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें कि नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो ग्रामर की तरफ आ जाएं और ग्रामर आपको बता रही है कि इससे यही चार चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। मसलन बी को मैं पहले अगर रिजॉल्व कर लूं तो बी कहता है कि या तो ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी, और अगर मैं ये यू को रिजॉल्व कर लूं तो वो कहता है कि ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और अब अगर यहां पर मैं आ जाऊं एस के इस फॉर्म को देख लूं, ये हिस्सा कहता है कि जब भी एस से आपकी कोई प्रोडक्शन शुरू होगी डबल ए आ जाएगा, फिर उसके बाद एक एस है साथ। ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास डबल बी आ जाए और फिर एस हो। ठीक है, ये दो हो सकती हैं। या फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास एस इधर हो डबल ए इधर हो, या फिर आपके पास एस इधर हो डबल बी हो। ठीक हो गया, तो इसी तरह से अब आपके पास ये फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये चीज भी कि ये कह रहे हैं कि जब भी आप इंश्योर कर रहे हैं कि जब भी आपके पास ए बी आएगा तो बी ए भी या दोबारा ए बी लाजमी आए या बी ए लाजमी आए। समझ रहे हैं, यानी इस एस के साथ दोबारा इधर भी ये जो यू दूसरा आया हुआ है ये यू इंश्योर कर रहा है कि इस ए बी के साथ या तो बी ए या फिर ए बी दोबारा आए और वो इवन इवन बना देगा। तो इसलिए इसके रूल्स का एनालिसिस पूरा करके आप बता देंगे। हाँ, नल भी इट्स मीन इवन होता है, ये तो हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं। सो ये एक एनालिसिस हो गया जिससे हमने ये शो कर दिया कि यार ये लैंग्वेज जो है वाकई वो तमाम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि इवन इवन है। और फिर ये कि ये लैंग्वेज कोई और ऐसे स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती इवन इवन के अलावा। दूसरा हिस्सा ये है वो हिस्सा प्रोड्यूस करने, उसका मतलब ये है कि आप आर्गुमेंट ये जो मैंने अभी यहाँ दी है कि भाई तमाम स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो रही है उसको इस तरह के पेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग जो जनरेट होगी वो इस लैंग्वेज से बाहर नहीं होगी। तो पहला हिस्सा कि भाई तमाम वर्ड जो इस लैंग्वेज इवन इवन में होते हैं वो जनरेट हो सकते हैं, ये रूल्स के एनालिसिस से समझ आ गया। दूसरा हिस्सा वो हमारे पास हमने कोई स्ट्रिंग जनरेट करके उसके बारे में कह सकते हैं कि वो इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकती है।
थैंक यू वेरी मच कि आपने सुन लिया इतना कुछ, और हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है उसे देखा। लेक्चर्स में हमारे पास थोड़े हैं, पता नहीं हम कहाँ तक जा पाते हैं, तो कोशिश करेंगे ताकि कुछ इस तरह रीजनेबल हो जाए कि कल को आप किसी को मुंह दिखा सकें कि आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी थी। बाकी अटेंडेंस वेंडेंस यार, तुम लोगों के क्या कहते हैं, मैसेज वैसेज करते रहते हो, अटेंडेंस आ जाती है। अपने नाम के साथ अपनी अटेंडेंस लिख के भेज दो। स्लाइड बना के पिछली मैं भेज नहीं रहा, स्लाइड बना ही नहीं रहा यार मैं। इसको बस पीडीएफ में मैं सेव करता हूँ ना, फिर आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन 9 पूछना था। हाँ उस दिन भी तो पूछा था, बोले क्वेश्चन 9 में क्या था। सर सेम प्रूफ करना है, तो ये तुम्हारी बात नहीं मैं सुन रही। मैं एक मिनट असाइनमेंट खोल लूँ फिर आपकी बात सुनता हूँ, आपके सवाल सुनता हूँ मैं। क्वेश्चन 9। हाँ जी, अब आप बताएं क्वेश्चन 9 से क्या सवाल है आपका। एक मिनट जी, मैं आपका सवाल पढ़ लूँ। सर जब सेंटर वाले भी को नल करेंगे तो सेम हो जाएगा, ऐसे करना है। कैसे करना है, इसका तरीका ये है कि इस आर्गुमेंट करने का तरीका, बुक मैंने आपसे कहा था कि खोलें, उसमें इक्विवेलेंस को, इस चैप्टर 4 है ना, उसके एंड पे दो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हैं, उसके लिए आर्गुमेंट कैसे करना है वो बताया गया है। जैसे मैं भी यहाँ आर्गुमेंट करना बता रहा होता ना आपको कि भाई अभी ये प्रूफ करना है कि इस सीएफजी से ये लैंग्वेज जनरेट होती है, तो कैसे टू वे आर्गुमेंट होना है, तब बात कंप्लीट होनी है। तो आप इस तरह से गौर से उसको पढ़ें। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो फिर आप इसको उसी टोन में जिस तरह उसने प्रूफ करना सिखाया है आप भी प्रूफ कर लेंगे। बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बुक में ये मिलेगा कि मेरे पास ओल्ड एडिशन है, मैं आपको पेज खोल के देख के बता देता हूँ कि किस टॉपिक के बाद इस चीज के ऊपर बात हो रही है, आप खोल के उसे पढ़ लें। मेरे पास एडिशन है जो मैंने खरीदा था 1999 में, देखा कितना पुराना एडिशन रखा हुआ है, लेकिन उस पर सारे नोट्स मैंने अपने उस पर बनाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ जी कि कहाँ मिलेगा। ये जहाँ पर लैंग्वेज पेज की पिक सीआर को व्हाट्सएप कर दें, वो सेंड कर देगी हमारी बुक्स में, शायद ये टॉपिक नहीं है। पुराने में ये मसला नहीं है, कोई चेंज नहीं हुई है यार। इसको ना थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूंगा।
ये एक थ्योरम 5 उसमें मिलेगा पहले तो बुक में आपको ना, एंड के करीब। एंड के करीब कहने का मतलब कुछ पेजेस, 3-4 पेजेस पहले थ्योरम 5 मिलेगा आपको। थ्योरम 5 से आगे जो एग्जांपल्स आ रही है ना, मसलन पहली छोड़ दें, दूसरी छोड़ दें, हाँ 2 एग्जांपल के बाद तीसरी एग्जांपल, उसमें खास तौर पर वो 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस को इक्वलेंस भी शो कर रहा है कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है, या वो इक्वल हैं, तो आर्गुमेंट कैसे डेवलप करता है वो वहां से देखें। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें कि किस तरह से वो आर्गुमेंट डेवलप करता है। ओके, अब मैं सर पिक मेल कर दें सीआर को, अच्छा जी कर दो। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन सारी एक बार सारी से को बता दें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। मजे ले रहे हो तुम लोग, अभी तक सवाल नहीं कर, क्वेश्चन कर नहीं रहे। अच्छा जी, शुएब का क्वेश्चन है एफ ए क्वेश्चन 3, एनएफए में पहले लैंग्वेज देखनी, देन उस लैंग्वेज को देख के न्यू एनएफए बनाए, कम स्टेट्स वाला। क्वेश्चन 3 में मैं देखता हूँ, मुझे यही है एनएफए क्वेश्चन 3 जी। ये एफ एस दिए हुए हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा दिए हुए हैं, ठीक है। आपने इस फाइनाइट ऑटोमेटा की देखनी है कि लैंग्वेज क्या है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा दिए हुए हैं, ठीक है। आपने देखनी है कि इनकी लैंग्वेज क्या, और फिर आपने एनएफए बनाना है, और एनएफए एफए से डिफरेंट बन सकता है एक लैंग्वेज का, ठीक है। और जो एनएफए बने उसमें कुछ आसानियां हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि स्टेट्स कम हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको देखें। क्या मतलब सारी रात बैठे रहे, हुआ कुछ नहीं, यही क्वेश्चन 3 में यही कहा है। फरा शबीर भट्ट क्या कहती हैं जी कि क्वेश्चन 5 कहाँ हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस डिविजिबल 3, वो समझ नहीं आ रहा है कैसे होना है। नंबर ऑफ जीरोस अगर मसलन डिविजिबल बाय 3, कंप्लीट जो डिवाइड होता है 3 जीरोस, यानी मल्टीपल ऑफ 3 में 3, 6, 9 इस तरह से जीरोस होने चाहिए। फरा आपका सवाल का जवाब दिया है। एनएफए टू डीएफए कर, या मैंने इसमें ना कन्वर्जन का एक भी सवाल नहीं दिया अभी। कन्वर्जन तो अभी मैंने नहीं, अप्लाई एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन रूल्स टू कन्वर्ट ऑल एफएक्स इन, बस ये एक सवाल दिया आखिरी क्वेश्चन 4, उसके अलावा कन्वर्जन का कोई सवाल नहीं है अभी। तैयब कहते हैं तो अगर एनएफए में, एक मिनट यार मैं तैयब का पढ़ लूँ, किधर चला गया। तो अगर एनएफए में ट्रांजिशन है ना हो, डीएफए में क्या करेंगे उसका। एनएफए में या एनएफए को बदलना तो आपको सिखाया हुआ है, आप देखें लेक्चर देखें कि एनएफए को डीएफए में कैसे बदलते हैं, वो तो पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है आपको। एक बार उस क्वेश्चन में से बता दें, अपने आंसर पे कंफ्यूजन हो रही है। सर एक बार किस क्वेश्चन की आयशा आपको कंफ्यूजन हो रही है। चार वाले आए, 4 वाले आए, यस सर इस क्वेश्चन 4 में है। तो भाई किसके क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हो। ये एनएफए के क्वेश्चन 4 में कन्वर्जन है, ठीक है। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन रूल्स आपको बताए हुए हैं, वो अप्लाई करने हैं। जो इस सेक्शन का जो क्वेश्चन 1 है उसमें, उसके ऊपर, ठीक है। 1 रूल बता दें कौन सा, वो समझ नहीं आ रहा है। ये 1 रूल कौन सा भाई, किस रूल की बात कर रहे हो। हेलो तैयब 1 रूल बता दें।
आयशा आपको मैं अभी आंसर करता हूँ। हेलो। चलो तो ये आप या माइक मैं नहीं सुन रहा। अच्छा माइक ऑन कर लूँ मैं फिर अब अपने स्पीकर की तो ऑन करता हूँ। एक मिनट है यार, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ ताकि तुम लोगों की बातें फिर मैं स्पीकर पे सुनूँ। जी बताइए। हेलो। आ रही है आवाज आ मेरी? रही है हाँ सर? जी हाँ जी, आ गई जी। देखो, ये कि एनएफए में अगर कोई डीएफए में तो ट्रांजिशन लाजमी होती है ना हर किसी की। डीएफए में लाजमी होती है। तो एनएफए में अगर ना हो किसी की एक, तो यही कन्वर्जन होना जब चाहिए कन्वर्जन एनएफए। कर रहे हैं तो डीएफए में क्या करें? नहीं, आप एनएफए की किसकी कन्वर्जन कर रहे हैं? एनएफए टू डीएफए कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 में। और जी। तो आपको यार मसलन मैंने आपको एक। आपको एक मिनट ठहरो, मैं बताता हूँ आपको ना। मैं ज़रा ये आपको, आप ज़रा स्क्रीन पे आइए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे वो वाली फिर अब जिस पे मैं बताने लगा। जी देखें, जो हमने पढ़ा था, जो सीखा था वो ये मसलन मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ये कह रहा है कि बस 0 1 एंड पे होगा तो हम फाइनल पे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक NFA है, ऐसा हो गया। जहाँ पर देख रहे हो आप मसलन चलो नाम भी दे देता हूँ, ये Q0 है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो अभी Q1 के ऊपर आप देख रहे हो 0 की ट्रांजिशन भी नहीं है और बल्कि यहाँ पर 2 की है। आपको याद होगा मैंने इसका किस तरह से कहा था काम करना है, कि अब आपको ऐसा करना होगा Q0 से अब आप 0 लेके, हाँ बना रहा हूँ ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ जी। तो 0 लेके Q0 से आप कहाँ पर जा सकते हो? आप Q0 पे भी जा सकते हो, आप Q1 पे भी जा सकते हो। तो ये एक आपके पास बन गया। 0 लेके 1 लेके आप Q0 से आप Q0 पे ही रहते हो। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से अब ये जो है ना, इसको हम नई स्टेट नाम देंगे Q0 Q1, Q0 Q1। इसको मैं कोई नया नाम दे सकता हूँ, इसको मसलन X1 कह दूँगा बाहर। अच्छा Q0 पे अगर फिर मेरे पास 0 आएगा तो मेरे पास Q0 भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है। और Q1 पे अगर 0 आएगा तो उसका कोई रास्ता नहीं है, तो मज़ीद कुछ नहीं लिखा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद Q0 और Q1 पे अगर Q0 पे 1 आएगा, पहले एक को देखा करते हैं। Q0 पे 0 आएगा, हो चुका है। Q0 पे 1 आएगा तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? Q0 पे ही रह सकता हूँ। और Q1 पे अगर 1 आएगा तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? Q2 पे जा सकता हूँ। सो ये मेरे पास एक बन गई। और अब मेरे पास यहाँ पर फिर अब मेरे पास यहाँ पर Q0 और Q2 आ गया। ये तुम लोग लेक्चर देखो ना, उसमें सारा मैंने ये काम किया तो हुआ है। इसको सर मैं एक, जी जी। सर इसमें तो लूप है ना, उसकी वजह से नई स्टेट्स बन गई हैं। वो जो पार्ट बी है उसमें नई स्टेट्स नहीं बन रही, एग्जिस्टिंग ही रहती है। अच्छा चलो, अब तुम्हारे पार्ट पे मैं एक मिनट, NFA टू DFA पार्ट बी। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। अच्छा ओके, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी जो है वो कहता है कि Q0 है, यहाँ से आप A या B लेके आप Q1 पे आ जाएंगे और Q1 से आप A लेके Q2 पे आ जाएंगे। यही वाला पार्ट है। और Q2 से आप A या B यस लेके सर। वापस आ जाएंगे। तो इसमें
क्यू नॉट पे आपके पास ए लेके Q1 पे आना है आपने, एक ही रास्ता है, ओके हो गया। क्यू नॉट पे बी लेके आपने कहाँ पे जाना है, Q1 पे जाना है आपने, ठीक हो गया। नई स्टेट Q1 ही आपके पास बनती है। Q1 पे ए लेके आप कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे ए लेके आप Q2 पे जा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। Q1 पे बी लेके आप कहाँ पे जा सकते हैं, तो बी लेके आपके पास डेड डेड स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर Q2 अब नई स्टेट आ गई है, Q2 पे ए लेके आप कहाँ पर जाएंगे, आप Q1 पे चले जाएंगे, और Q2 पे बी लेके आप कहाँ जाएंगे, Q1 पे चले जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास जो DFA बन रहा है उसमें Q0 है, Q1 है, Q2 है, और ए लेके आप इधर आ गए हैं, और बी लेके भी आप इधर आ गए हैं Q0 पे, और Q1 पे आप ए लेके यहाँ पर आ गए हैं, बी लेके आप एक डेड स्टेट पे आ गए हैं। फिर उसके बाद ठीक है, ये डेड स्टेट आपके पास होगी, ये जो ये होती है इसको हम डेड स्टेट बोलते हैं, कि एक डेड स्टेट पे आप आ गए हैं। और डेड स्टेट कहने का मतलब ये है कि उसमें ए और बी से कहीं नहीं जा सकते। फिर उसके बाद Q2 पे आपके पास दोबारा लूप है ए और बी का, और अब आपके पास ये DFA बन चुका है, और ये वही चीज़ ये प्रोड्यूस। ऑलमोस्ट ऊपर वाले से ही है, बस तो ये एक हम टेस्टेड का मुझे सब है। तो मुझे मैंने कौन सा कहा कि उससे कोई बहुत डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी। लेकिन आप ये देखें, ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा था, ये कह रहा था कि लैंग्वेज क्या है इसकी, कि ए आ जाए या बी आ जाए, एक ए लाजमी आना है, सेकंड नंबर पे ए लाजमी है। और सेकंड भी नहीं, अभी देखते हैं, अभी पूरी बात करते हैं। अभी तो ये नज़र ये आया है। फिर उसके अलावा ये बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। फिर ये कहता है ए ए ए एक्सेप्ट हो सकता है, नहीं एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ट्रिपल ए नहीं हो सकता, इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी। ये कह रहा है कि सेकंड पोजीशन पे ए हो और इवन लेंथ स्ट्रिंग हो, ठीक हो गया। ये ए बी ए, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये अभी थोड़ी मेरा ख्याल है ये एंडिंग विद ए है, इवन लेंथ स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए, दैट्स गुड। इवन लेंथ स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए, क्लियर हो गया ये भी। अब ये हमारे सामने आ गया कि इवन लेंथ स्ट्रिंग्स होंगी और एंड विद ए होंगी हमेशा। शुरू में ए बी भी हो सकता है, और फिर उसके बाद ए बी नहीं हो सकता, ए हो सकता है, ए हो सकता है, और बी सॉरी ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, और फिर उसके अलावा ए बी ए सर नहीं, सेकंड अल्फ़ाबेट ए ही हो सकता है बस। अभी अभी देख लेते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। बी है, और हाँ सेकंड अल्फ़ाबेट भी ए ही लाजमी है। मसलन मैंने बी से स्टार्ट किया था तो बी ए वाला तो हो गया, बी नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, 4 लेंथ की स्ट्रिंग वाला। तो सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो ए लाजमी है, और एंड विद ए भी लाजमी है। सेकंड अल्फ़ाबेट भी ये लाजमी है और एंड विद ए भी लाजमी है। NFA का Q1 का पार्ट, सर प्लीज़ NFA को क्वेश्चन 3 दोबारा बता दो। अच्छा पहले इसको हम फाइनल कर लें। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि सेकंड लेटर हमारे पास ए होना चाहिए, और इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स होनी चाहिए एंडिंग विद ए, दैट्स इट। इवन लेंथ स्ट्रिंग्स, सेकंड लेटर ए, और उसमें एंड विद ए भी है, ठीक है। और आई थिंक इसके अलावा हमको ये इनवैलिड स्ट्रिंग लेके देख लेते हैं, मसलन बी ए, इसको देख लेते हैं। ये एक तो ऑड भी है, इसकी लेंथ ऑड है, दूसरे नंबर पर सेकंड लेटर भी बी रखा है मैंने, तो देखते हैं क्या करता है ये। बी पे यहाँ आएगा और यहाँ आके फंस जाएगा, सेकंड लेटर बी जब भी होगा फंस जाएगा। सो सेकंड लेटर हम ए ही रखते हैं, लेकिन एंड विद बी कर देते हैं।
तो इसको देख लेते हैं, ये भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब इसमें सेकंड लेटर ए है लेकिन एंड विद बी है, तो सेकंड लेटर ये बी, ए यहाँ फाइनल पे पहुंचा, ये फाइनल है पहुंचा, लेकिन बी लेके यहाँ वापस आ गया है, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अब सेकंड लेटर ए ही होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है, और लास्ट लेटर ए लाजमी है। सो आई थिंक ये डीएफए वही काम कर रहा है जो ये एनएफए काम कर रहा है, इसमें ये एक स्टेट का इजाफा हो गया है। अब मुझे कोई और बताइए, कोई और क्या कह रहा था, मैं अभी सारी तवज्जो उस पर थी कि वो क्वेश्चन कैसे होना है। अमीना कह रही है सर प्लीज़ एनएफए का क्वेश्चन 3 दोबारा बता दें, मेरे नेट चला गया था। क्वेश्चन एनएफए का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अच्छा अमीना, क्वेश्चन 3 में मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें एफ एज दिए हुए हैं, उन एफ एज को कन्वर्ट करना है एन एफ एज में। आपको पता होना चाहिए, कन्वर्ट नहीं, मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ, एफ एज को कन्वर्ट नहीं करना, इनके अगेंस्ट बनाना है एन एफ ए, यानी जो लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी चाहिए किसको, एन एफ ए को। ये कोई कन्वर्जन नहीं है, आप पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे लैंग्वेज क्या है और फिर उसके लिए एन एफ ए बना लें। एन एफ ए में ज़रा आसानी होती है, ये देखें अभी जो एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्व कर रहा था, ये क्वेश्चन 1, ये इस वक्त क्वेश्चन 4 का मैं समझा रहा था। क्वेश्चन 4 में कहा गया था कि जो क्वेश्चन 1 में एन एफ ए दिए गए हैं उन्हें कन्वर्ट कर दूँ डी एफ ए में। तो ये देखो, ये एन एफ ए जो गिवन था इसकी 3 स्टेट्स थी, इस एन एफ ए की कितनी स्टेट्स थी, 3 स्टेट ये एन एफ ए था, और जब मैंने इसको डीएफए में कन्वर्ट किया तो कितनी स्टेट बन गई हैं, 4 स्टेट्स बन गई हैं। और अब अगर आप उस क्वेश्चन 3 को गौर करें तो मैंने ये कहा है कि डीएफए दिया हुआ है आपका, आप उसको एनएफए में बदलें। एनएफए में पॉसिबिलिटी होती है कि स्टेट्स कम हो जाती हैं क्योंकि थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ओके, ये बात हो गई। अब मैं देखता हूँ और क्या कह रहे हैं सर। एनएफए क्वेश्चन 3 में भी कन्वर्जन करनी है, एनएफए क्वेश्चन 3 में कन्वर्जन नहीं है एनएफए क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में ने उसके डीएफए, उसका डीएफए गिवन है, आपने एनएफए बनाना है। कन्वर्ट करने का कोई रूल नहीं होता क्योंकि डीएफए भी एक एनएफए की तरह की चीज़ है, लिहाजा कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं थी हमने कन्वर्जन नहीं की इसकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डीएफए गिवन है ये जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है उसी लैंग्वेज के लिए एनएफए बना लो। फरा, मैं अभी आपके क्वेश्चन भी लेता हूँ। अस्मा का इस आपके क्वेश्चन से ऊपर है कि क्वेश्चन 2 में क्या करना है। भाई क्वेश्चन 2 किसका, एनएफए का? एनएफए का। एनएफए के क्वेश्चन 2 में बिल्ड एफए फॉर द लैंग्वेजेस इन द अबव क्वेश्चन। ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया है ये सारे आपके एनएफए दिए हुए हैं, मैं इनके लिए कह रहा हूँ कि एफए कन्वर्ट करें। हाँ जी, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एफए कन्वर्ट करते हुए कन्वर्जन रूल यूज नहीं करना। क्लियर? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एफए बनाते हुए कन्वर्जन रूल यूज नहीं करना, आपने समझना है कि लैंग्वेज क्या है और फिर उसका एफए बनाना है। जबकि क्वेश्चन 4 में मैंने कहा है कि आपने कन्वर्जन रूल के थ्रू, यानी ये जिस तरह मैं फिर ये टेबल बनाता हूँ, टेबल के जरिए मुझे समझ आता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ट्रांजिशन टेबल बनाया मैंने अभी पहले, तो इस तरह से आपको वो ट्रांजिशन टेबल्स के साथ काम करना है। लेकिन जो मैं जब ये आपसे कह रहा हूँ कि आप सिंपल उसके अगेंस्ट एफए बना दें तो इट्स मीन कि बगैर कन्वर्जन के वो बनाना है। ओके फरा, अब आपका सवाल है, मेरे वाले सवाल का सोल्यूशन नहीं बताया आपने। रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन 5, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन 5, all strings in which the total number of zeros is divisible by 3 such as। तो भाई बताया आपको, यहाँ पर मसलन एक इस क्वेश्चन में मैंने 6 जीरोज हैं, 6 जीरो इज डिविजिबल बाय 3, यानी इसमें जीरोज मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। या तो हो सकता है जीरो, एक भी जीरो ना हो क्योंकि जीरो इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, डिविजिबल बाय 3, 3 0 टाइम्स 0, 3 1 टाइम 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, इतने जीरोज हो सकते हैं। गेटिंग पॉइंट? सर वो सीक्वेंस में हो गए या वैसे हो सकते हैं? ऐसे कोई जब
यार इस कोर्स में यही सीखना है कि जो बात नहीं कही उसका पूछना भी नहीं चाहिए। यानी सीक्वेंस का कुछ नहीं कहा हुआ। कोई देखो यहाँ पर जब मैंने क्लम्प्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इट्स मीन वो क्लम्प्स की फॉर्म में होगा, जैसे वंस इन क्लम्प्स का है मैंने, और क्लम्प्स ऑफ ऑड क्वेश्चन 6 में इसी आर ई के क्लम्प्स मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब वो सब स्ट्रिंग बनेगी उस तरह से, 1 होगा, 3 होंगी या 6 होंगे 1, ठीक है, इकट्ठे होंगे। लेकिन क्वेश्चन 5 में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि क्लम्प्स होंगे या सब स्ट्रिंग होगी, मैं कह रहा हूँ कि बस डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। तो इस वक्त जीरोस जो हैं वो 6 जीरोस इसमें नजर आ रहे हैं, मैंने 6 डाले थे, तो डिविजिबल बाई 3 है वो। तो जनाब आपकी लैंग्वेजेस में इन्फिनिट स्ट्रिंग्स होती हैं, ऑल पॉसिबल वर्ड्स ओवर अल्फाबेट ए बी, क्या ये इन्फिनिट नहीं होते? अभी नहीं जाता। पूरी स्ट्रिंग में डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए जी, पूरी स्ट्रिंग में डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। फरा आपको नहीं क्लियर हुआ अभी? लैंग्वेजेस इन्फिनिट हुआ करती हैं लेंथ की। मसलन मैं कहूँ कि एक लैंग्वेज जिसमें ऑल वर्ड्स मसलन डबल ए आते हो, इन्फिनिट वर्ड्स बन सकते हैं उसके, कोई बात नहीं यार, 2 आवर्स लग गए, खैर है। नो सर समझ नहीं आ रहा बनाना क्या, ये नहीं मैंने बताना। बनाना कैसे है, आइडिया दे देता हूँ ना। देखें कम से कम उसमें 3 ट्रांजिशन जीरोस की होनी चाहिए, यानी 4 स्टेट्स का तो वो बनेगा, जीरोस की निकलेंगी उसमें से, और उसके बाद फिर दोबारा एक लूप लग के उसे आप दोबारा कहीं ले आएंगे। मैं अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन अब मैंने बनाना थोड़ी है, ये मैंने नहीं बनाना, और आपका तो ये आखिरी सवाल रह गया है, 24 घंटे सोचना तो चाहिए अगर एक सवाल नहीं आ रहा तो। सर ये बन जाता है, आर ही नहीं लिखी जाती इसकी, आर ही लिखनी मुश्किल अच्छा है। आर ही लिखनी है तो कोई बात नहीं, आर ही भी लिखी जा सकती है। जब आपको एफ ए बनते हैं तो उनकी आर भी बन जाती हैं, लिहाजा इसका मतलब है सिर्फ लिखना नहीं आ रहा। ये स्टेट्स, सॉरी मैं स्टेट्स के ऊपर बात कर रहा था, आर ई बनानी है तो आर ई बनानी है, तो बहरहाल वैसे नीचे अगर आप कुछ गौर करें तो शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ आइडियाज़ ऐसे आर ई दिए हैं, तो उसमें वो कुछ इंश्योर कर रहा होता है कि इतनी दफ़ा कोई चीज़ आ जाए लाजमी तौर पर उसमें। जैसे ये जो है क्वेश्चन 9 में ही कि भाई एक दफ़ा ए बी जो है वो तो लाजमी आए, ठीक है, ए बी एज अ सबस्ट्रिंग नहीं कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ए बी लाजमी है। इसी तरह से 3 और 3 के मल्टीपल कैसे होने हैं, बुक खोल लें। अच्छा सर जी, यानी एटलीस्ट 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 नहीं 0 भी हो सकता है, और क्योंकि 0 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। उसके बाद 4 आए या 5 आए या नहीं जी, एटलीस्ट 3 नहीं, 3 हो, या उसमें 6 होंगे, या उसमें 9 होंगे, या उसमें 12 होंगे, दिस आर द मल्टीपल्स और डिविजिबल बाई 3। हाँ वो तो जितने मर्जी हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना। वोरुन फिक्रुन और बुक जो है उसको पढ़ें, बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी चीज़ें, उससे आप सीख जाएंगे। जी तैयब आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं बताना ये क्या ठीक है कि नहीं ठीक है, भाई कैसे ऐसे फ़ौरन तौर पर ठीक है, ये तो 1 की जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स हो जाए, 1 की जितनी मर्जी है। सर आर ही का नहीं पता चलता ठीक लिखी गई है कि नहीं, वो तो कंफ्यूज कर देती है सर। अच्छा चलो एक आसान तरीका अभी फ़ौरन और छोटा सा वो ये बता देता हूँ कि तुम लोग इसका फौरी तौर पे NFA बनाओ और उसे आर ई बना लो, NFA बना के ट्राई करते हैं इसको। सबमिट ऐसे करवानी है। अमीना आप खुद ही मेरा ख्याल है CR है ना, अमीना CR है ना आप?
ओके। आपने ऐसा करना है कि सबसे मसलन कल आज आज क्या डेट हो गई है, आज 14 हो गई है ना, कल लास्ट डेट है 15। तो आपने ऐसा करना है कि आप सबको कोई टाइम दे दें, रात 11 का दे दें, 11:30 का दे दें, जो मुनासिब समझें, और 12 से पहले मुझे जिप करके सबकी भेज दें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।